बुक 4। लेकिन फिर भी कानून सबसे ऊपर होता है। दूसरी तरह की डेमोक्रेसी में हर कोई, अगर वह सिर्फ एक नागरिक है तो उसे सरकार में शामिल किया जाता है, लेकिन कानून पहले की तरह से ही सबसे ऊपर होता है। डेमोक्रेसी का पांचवा रूप, जो दूसरे मामलों में भी ऐसा ही है, वह है जिसमें कानून के पास नहीं बल्कि भीड़ के पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है और वे अपने आदेशों से कानून को पीछे छोड़ देते हैं। यह स्थिति डेमोगोग की वजह से पैदा होती है, क्योंकि जिन डेमोक्रेसी में कानून लागू होता है वहाँ सबसे अच्छे नागरिक पहले स्थान पर होते हैं और वहाँ कोई डेमोगोग नहीं होते। लेकिन जहाँ कानून सबसे ऊपर नहीं होते वहाँ डेमोगोग पैदा हो जाते हैं, क्योंकि लोग एक राजा बन जाते हैं और एक में कई होते हैं और कई लोगों के हाथों में ताकत होती है, अकेले नहीं। मिलकर मिलकर अकेले नहीं बल्कि मिलकर। होमर कहते हैं कि मान्य का शासन होना अच्छा नहीं, लेकिन लेकिन उनका मतलब इस कॉरपोरेट राज से है या कई लोगों के राज से है, यह पक्का नहीं है। और लोग जो अब एक राजा हैं और कानून के कंट्रोल में नहीं है, राजा जैसा असर डालना चाहते हैं और एक तानाशाह बन जाते हैं। चापलूसी करने वालों को इज्जत दी जाती है। इस तरह का लोकतंत्र दूसरे लोकतंत्रों के मुकाबले वैसा ही है जैसा तानाशाह दूसरे राजतंत्रों के लिए होती है। दोनों की भावना एक जैसी है और वे दोनों ही बेहतर नागरिकों पर एक जैसा तानाशाही राज करते हैं। डेमो के आदेश तानाशाह के आदेशों से मिलते जुलते हैं और एक के लिए डेमागोग वही है जो चापलूसी करने वाला दूसरे के लिए होता है। दोनों के पास बहुत ताकत होती है, चापलूसी करने वाला तानाशाह के साथ और डेमागोग उस तरह के लोकतंत्रों के साथ जिसके बारे में हम बता रहे हैं। डेमागोग लोगों के आदेशों को कानूनों से ऊपर रखते हैं और फिर सभी चीज़ों को पॉपुलर असेंबली को भेज देते हैं। और इसलिए वे बड़े होते हैं क्योंकि लोगों के हाथ में सब कुछ होता है और उनके हाथ में लोगों के वोट होते हैं जो उनकी बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई शिकायत करनी होती है वे कहते हैं कि लोगों को जज बनने दो। लोग इस न्योते को मानने में बहुत खुश होते हैं और इस तरह हर ऑफिस की अथॉरिटी कमज़ोर हो जाती है। ऐसी डेमोक्रेसी पर यह ऐतराज़ किया जा सकता है कि यह बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि जहाँ कानून का कोई अथॉरिटी नहीं है वहाँ वहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कानून को सबसे ऊपर होना चाहिए और मजिस्ट्रेट और सरकार को खास मामलों का फैसला करना चाहिए। इसलिए अगर डेमोक्रेसी सरकार का असली रूप है तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सभी चीज़ें ऑर्डर से रेगुलेट होती हैं वह साफ तौर पर इस सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर सिर्फ खास मामलों से जुड़े होते हैं। तो ये डेमोक्रेसी के अलग अलग टाइप हैं। ओलिगार्की भी अलग तरह की होती है, एक जिसमें ऑफिस के लिए प्रॉपर्टी और क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा होती है कि गरीब भले ही वे मेजोरिटी में हों, सरकार में उनका कोई हिस्सा नहीं होता, फिर भी जो क्वालिफिकेशन हासिल कर लेता है उसे हिस्सा मिल सकता है। दूसरी तरह की होती है जब ऑफिस के लिए क्वालिफिकेशन होती है लेकिन बहुत ज़्यादा और गवर्निंग बॉडी में खाली जगहों को ऑप्टेशन से भरी जाती है। अगर सभी क्वालिफाइड लोगों में से चुनाव किया जाता है तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन एक एरिस्टोक्रेसी की तरफ झुकता है। अगर प्रिविलेज्ड क्लास से हो तो एक ओलिगार्की की तरफ। एक और तरह की ओलिगार्की तब होती है जब बेटा पिता का वारिस बनता है। एक चौथा रूप भी होता है जो इसी तरह हेरिडिटरी 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 होता है, जिसमें मजिस्ट्रेट सुप्रीम होते हैं, कानून नहीं। ओलिगार्की में यही वह है जो मोनार्की में तानाशाही है और डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी का आखिरी बताया गया रूप है। और असल में इस तरह की ओलिगार्की को डायनेस्टी या ताकतवर परिवारों का राज कहा जाता है। ये अलग अलग तरह की ओलिगार्की और डेमोक्रेसी है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि कई राज्यों में कानून से बना संविधान भले ही लोगों के स्वभाव और आदतों की वजह से डेमोक्रेटिक न हो, उसे डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जा सकता है। और इसके उलट दूसरे राज्यों में बना संविधान डेमोक्रेसी की तरफ झुक सकता है लेकिन उससे ओलिगार्की वाली भावना से चलाया जा सकता है। ऐसे अक्सर क्रांति के बाद होता है, क्योंकि सरकारें एक बार में नहीं बदलती। पहले तो पार्टी सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, वह अपने विरोधियों पर थोड़ा बहुत कब्जा करके खुश होती है जो पहले से
जो कानून पहले से थे वे लागू रहते हैं, लेकिन क्रांति करने वालों के हाथ में ही ताकत रहती है। जो पहले ही कहा जा चुका है उसे हम आसानी से यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेमोक्रेसी और ओलिगार्की कई तरह के होते हैं, क्योंकि यह साफ साफ है कि हम या तो हमने जिन भी क्लास का जिक्र किया है उन्हें सरकार में हिस्सा मिलना चाहिए, या सिर्फ कुछ को और दूसरों को नहीं। जब किसानों और ठीक ठाक दौलत वाले लोगों के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है तो सरकार कानून के हिसाब से चलती है, क्योंकि नागरिक अपनी मेहनत से जीने को मजबूर होते हैं, उनके पास फुर्सत नहीं होती, और इसलिए वे कानून का अधिकार बनाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर असेंबली में जाते हैं, क्योंकि कानून द्वारा तय की गई काबिलियत हासिल करने पर उन सभी को सरकार में हिस्सा मिलता है। इसलिए किसी को बाहर नहीं रखा जाता। किसी भी क्लास को पूरी तरह से बाहर करना ओलिगार्की की ओर कदम बढ़ाना होगा। लेकिन उन्हें फुर्सत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक उनके गुजारे के लिए रेवेन्यू न हो। यह एक तरह का डेमोक्रेसी है और वे कारण हैं जिनसे यह बना है। दूसरे तरह का डेमोक्रेसी चुनाव के तरीके पर आधारित है, जो स्वाभाविक रूप में क्रम से अगला आता है। इसमें हर वह व्यक्ति जिसके जन्म पर कोई आपत्ति नहीं है योग्य है, और अगर उसे फुर्सत मिले तो वह सरकार में हिस्सा ले सकता है। और ऐसे लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत कानूनों में होती है, क्योंकि राज्य के पास नागरिकों को पैसा देने का कोई तरीका नहीं होता। तीसरी तरह की लोकतंत्र वह है जब सभी आज़ाद लोगों को सरकार में हिस्सा लेने का अधिकार है, लेकिन असल में वे हिस्सा नहीं लेते। इसका कारण पहले ही बताया जा चुका है, इसलिए इस रूप में फिर से कानून का राज होना चाहिए। चौथी तरह की डेमोक्रेसी वह है जो राज्यों के इतिहास में सबसे बाद में आई है। हमारे अपने समय में जब शहर अपने असली आकार में बहुत बड़े हो गए हैं और उनकी कमाई बढ़ गई है, सभी नागरिकों को सरकार में जगह मिली है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और वे सभी जिनमें वे गरीब भी शामिल हैं जिन्हें तनख्वाह मिलती हो, इसलिए उनके पास अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की फुर्सत होती है और एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेते हैं। असल में जब उन्हें तनख्वाह मिलती है तो आम लोगों के पास सबसे ज़्यादा फुर्सत होती है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल में कोई रुकावट नहीं आती, जो अक्सर अमीरों को बांधती है, जिससे उन्हें असेंबली या कोर्ट में हिस्सा लेने से रोका जाता है। और इसलिए राज्य गरीबों द्वारा चलाया जाता है, जो ज़्यादातर नए की कानूनों द्वारा। इतने सारे तरह के डेमोक्रेसी हैं, वे इन जरूरी कारणों से ही बनते हैं। ओलिगार्की का एक रूप वह है जिसमें ज़्यादातर नागरिकों के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और यह पहला रूप है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे जरूरी रकम मिल जाती है सरकार में हिस्सा लेने का अधिकार देता है। सरकार में हिस्सेदार बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए यह तय होता है कि कानून को ही राज करना चाहिए, न कि लोगों को, क्योंकि जैसे जैसे वे राजशाही सरकार से दूर होते जाते हैं और प्रॉपर्टी के मामले में उनके पास न तो इतनी प्रॉपर्टी होती है कि वे बिना काम किए रह सकें, और न ही इतनी कम कि उन्हें सरकार के सपोर्ट की ज़रूरत हो। उन्हें कानून के राज को मानना चाहिए और खुद पर राज करने का दावा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर राज्य में प्रॉपर्टी वाले लोग पहले वाले मामले से कम हैं और उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो ओलिगार्की का दूसरा रूप पैदा होता है, क्योंकि वे जितने मजबूत होते हैं उतनी ही ज़्यादा पावर का दावा करते हैं, और इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए खुद दूसरे वर्गों में से उन लोगों को चुनते हैं जिन्हें सरकार में शामिल किया जाना है। लेकिन अभी तक कानून के बिना राज करने के लिए काफ़ी मजबूत नहीं होने के कारण वे कानून को अपनी इच्छाओं के हिसाब से बनाते हैं। जब उनकी संख्या कम होने और उनकी संपत्ति बढ़ने से यह ताकत और बढ़ जाती है, तो ओलिगार्की का यह तीसरा और आगे स्टेज आता है, जिसमें राज करने वाला वर्ग ऑफिस अपने हाथों में रखता और कानून तय करता है कि बेटा पिता का उत्तराधिकारी बनेगा। जब फिर से शासकों के पास बहुत पैसा और बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो इस तरह का वंशवाद या परिवारवाद या तानाशाही राजशाही जैसा हो जाता है। लोग राज करते हैं, कानून नहीं। यह ओलिगार्की का चौथा टाइप है, और यह डेमोक्रेसी के आखिरी टाइप जैसा है। लोकतंत्र और कुलीन तंत्र के अलावा भी दो रूप हैं, उनमें से एक को सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है और सरकार के चार प्रमुख रूपों में शामिल किया गया है, जिन्हें एक राजतंत्र, दो कुलीन तंत्र, तीन लोकतंत्र, चार तथाकथित अभिजात वर्ग या सर्वश्रेष्ठ की सरकार कहा जाता है। लेकिन पांचवा भी है, जो राजनीतिक या संवैधानिक सरकार के सामान्य नाम को बरकरार रखता है। यह आम नहीं है और इसलिए उन लेखकों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता जो विभिन्न प्रकार की सरकारों को गिनने का प्रयास करते हैं। राज्यों के बारे में अपनी पुस्तकों में प्लेटो की तरह वे केवल चार को पहचानते हैं, अभिजात वर्ग को नहीं। शब्द सही ढंग से सरकार के उस रूप पर लागू होता है जिसका वर्णन हमारे ग्रंथ में पहले भाग में किया गया है, क्योंकि केवल उसी को सही ढंग से अभिजात वर्ग सर्वश्रेष्ठ सरकार कहा जा सकता है, जो पूरी तरह से सर्वश्रेष्ठ लोगों से
बनी है, न कि केवल उन लोगों से जो किसी भी दिए गए मानक से परखे जाने पर अच्छे हैं, जबकि अन्य राज्यों में अच्छा नागरिक केवल अपनी सरकार के स्वरूप के सापेक्ष ही अच्छा होता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कुलीन तंत्रों से भिन्न हैं और तथाकथित राजनीतिक या संवैधानिक सरकार से भी भिन्न हैं। इन्हें अभिजात तंत्र कहा जाता है। इनमें मजिस्ट्रेट निश्चित रूप से उनके धन और योग्यता दोनों के अनुसार चुने जाते हैं। इस तरह की सरकार का स्वरूप अभी वर्णित दोनों से भिन्न है और इसे अभिजात तंत्र कहा जाता है। वास्तव में ऐसे राज्यों में से जो समुदाय का उद्देश्य सद्गुण नहीं बनाते हैं, गुण और सद्गुण के लिए प्रतिष्ठित लोग मिल सकते हैं, और इसलिए जहां सरकार धन, सद्गुण और संख्या को ध्यान में रखती है, जैसा कि कार्तिजिया में, वह अभिजात तंत्र है, और वहां भी जहां वह तीन में से केवल दो को ही ध्यान रखती है, जैसे कि लेसेडेमेन में सद्गुण और संख्या को, और लोकतंत्र और सद्गुण के दो सिद्धांत एक दूसरे को संतुलित करते हैं। पहले और पूर्ण राज्य के अतिरिक्त अभिजात तंत्र के ये दो रूप हैं, ऐसी राजनीति जो कुलीन तंत्र की ओर झुकी हुई है। मुझे अभी तथाकथित पॉलिटी और तानाशाही के बारे में बात करनी है। मैंने उन्हें इस क्रम में नहीं रखा क्योंकि पॉलिटी या संवैधानिक सरकार को ऊपर बताई गई अमीर सरकारों से ज़्यादा गलत माना जाता है। सच तो यह है कि वे सभी सरकार के सबसे सही रूप से कम है और इसलिए उन्हें गलत माना जाता है। और दूसरे रूप जैसा कि असल में गलत रूप है, इनके गलत रूप हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था। आखिर में मैं तानाशाही की बात करूंगा, जिसे मैं इस सीरीज में सबसे आखिर में रखूंगा, क्योंकि मैं राज्यों के संविधानों के बारे में कुछ पूछ रहा हूं और यह संविधान का बिल्कुल उल्टा है। यह बताने के बाद कि मैंने यह ऑर्डर क्यों अपनाया, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पर बात करूंगा, जिसका नेचर अब साफ हो जाएगा, क्योंकि ओलिगार्की और डेमोक्रेसी को डिफाइन किया गया है। पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को आमतौर पर ओलिगार्की और डेमोक्रेसी का फ्यूजन कहा जा सकता है। जा सकता है, लेकिन यह शब्द आमतौर पर उन तरह की सरकारों के लिए इस्तेमाल होता है जो डेमोक्रेसी की तरफ झुकी होती हैं, और एरिस्टोक्रेसी शब्द उन सरकारों के लिए इस्तेमाल होता है जो ओलिगार्की की तरफ झुकी होती हैं, क्योंकि जन्म और एजुकेशन आमतौर पर दौलत के साथ होते हैं। इसके अलावा अमीर लोगों के पास से पहले से ही बाहरी फायदे होते हैं, जिनकी कमी उन्हें क्राइम करने के लिए लुभाती है, और इसलिए उन्हें रईस और जेंटलमैन कहा जाता है। और क्योंकि एरिस्टोक्रेसी सबसे अच्छे नागरिकों को दबा देना चाहती है, लोग ओलिगार्की के बारे में भी यह कहते हैं कि वे रईस और जेंटलमैन से बनी होती हैं। अब यह नामुमकिन लगता है कि जिस राज्य पर सबसे अच्छे नागरिक राज करते हैं वह खराब राज करे, और उतना ही नामुमकिन है कि जिस राज्य पर सबसे अच्छे लोग राज करें वह खराब राज करे। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि अच्छे कानून अगर उनका पालन नहीं किया जाता तो वे अच्छी सरकार नहीं बनाते, क्योंकि अच्छी सरकार के दो हिस्से होते हैं। एक है नागरिकों का कानून का असल में पालन करना, और दूसरा है उन कानूनों की अच्छाई जिनका वे पालन करते हैं। वे अच्छे कानूनों के साथ साथ उन बुरे कानूनों का भी पालन कर सकते हैं। और एक और हिस्सा हो सकता है, वे या तो उन सबसे अच्छे कानूनों का पालन कर सकते हैं जो उन्हें मिल सकता है, या सबसे अच्छे कानूनों का जो पूरी तरह से पालन कर सकते हैं। काबिलियत के हिसाब से पदों का बंटवारा अमीर लोगों की खासियत है, क्योंकि अमीर लोगों का असूल अच्छा ही है, जैसा अमीर लोगों का दौलत और डेमोक्रेसी का आज़ादी। इन सभी में बेशक ज़्यादातर लोगों का अधिकार होता है, और सरकार में हिस्सा लेने वाले ज़्यादातर लोगों को भी जो अच्छा लगता है उसे अधिकार होता है। हालांकि आमतौर पर इस तरह के राज्य को कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार एरिस्टोक्रेसी नहीं कहा जाता, क्योंकि यह मेल गरीबों की आज़ादी और अमीरों की दौलत को एक करने की कोशिश से आगे नहीं जाता, जो आमतौर पर अमीर लोगों की जगह ले लेते हैं। क्योंकि तीन वजह हैं जिन पर लोग सरकार में बराबर का हिस्सा मांगते हैं: आज़ादी, पैसा और अच्छाई। क्योंकि चौथा या अच्छा जन्म आखिरी दो चीज़ों का नतीजा है, जो सिर्फ पुराना पैसा और अच्छाई है। यह साफ है कि इन दो चीज़ों का मिला जुला रूप, यानी अमीर और गरीब, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार कहलाता है। और इन तीनों के मेल को एरिस्टोक्रेसी या सबसे अच्छे लोगों की सरकार कहा जाता है। और सच्ची और आदर्श सरकार के अलावा किसी भी दूसरी तरह की सरकार से ज़्यादा इस नाम का हक है। अब तक मैंने राजशाही, डेमोक्रेसी और ओलिगार्की के अलावा मौजूद
राज्यों के अलग अलग रूपों के बारे में बताया और वे क्या हैं, और एरिस्टोक्रेसी एक दूसरे से किस तरह अलग है और पॉलिटिक्स एरिस्टोक्रेसी से कैसे अलग है। यह साफ है कि बाद वाले दोनों बहुत अलग नहीं हैं। इसके बाद हमें यह सोचना होगा कि ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के साथ साथ तथाकथित पॉलिटी या संवैधानिक सरकार कैसे बनती है और इसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इसका नेचर ओलिगार्की और डेमोक्रेसी की तुलना में तुरंत समझ में आ जाएगा। हमें उनकी अलग अलग खासियतों का पता लगाना होगा और हर एक से एक हिस्सा लेकर दोनों के साथ एक साथ रखना होगा, जैसा एक इंडेंट इंडेंट के हिस्से। अब सरकार का फ्यूजन 3 तरीकों से किया जा सकता है। फ्यूजन का नेचर इस उदाहरण से समझ में आएगा कि अलग अलग सरकारें कैसे कानून बनाती हैं। जैसे न्याय की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे, ओलिगार्की में वे अमीरों पर जुर्माना लगाते हैं और वे जज के तौर पर काम नहीं करते और गरीबों को कोई सैलरी नहीं देते। लेकिन डेमोक्रेसी में वे गरीबों को सैलरी देते हैं, अमीरों पर जुर्माना नहीं लगाते। अब इन दोनों तरीकों का मिलन एक कॉमन या बीच शब्द है और इसलिए यह एक संवैधानिक सरकार की खासियत है, क्योंकि यह दोनों का मेल है। यह दोनों चीज़ों को मिलाने का एक तरीका है। दोनों के कानून बनाने के बीच एक मतलब निकाला जा सकता है। यह डेमोक्रेसी में असेंबली के सदस्यों से कोई प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन नहीं या बस थोड़ी सी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ओलिगार्की में बहुत ज़्यादा, यहाँ इनमें से कोई भी आम शब्द नहीं है, बल्कि उनके बीच का एक मतलब है। एक तीसरा तरीका भी है जिसमें कुछ ओलिगार्किकल और कुछ डेमोक्रेटिक सिद्धांतों से लिया जाता है। उदाहरण के लिए लोट से मजिस्ट्रेट की नियुक्ति डेमोक्रेटिक है और उनका चुनाव ओलिगार्किकल है। और जब कोई प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन नहीं होती तो फिर से डेमोक्रेटिक है, और जब होती है ओलिगार्किकल। अमीर और संवैधानिक राज्य में हर एक से एक चीज़ ली जाएगी। ओलिगार्की से ऑफिस चुनने का तरीका, डेमोक्रेसी से क्वालिफिकेशन की अनदेखी, ये हैं मिलने के अलग अलग तरीके। कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का सच्चा मिलन तब होता है जब एक ही राज्य को लोकतंत्र या कुलीन तंत्र कहा जाता है। जो लोग दोनों नामों का उपयोग करते हैं वे स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि विलय पूर्ण हो गया है। ऐसा विलय मध्य में भी है, क्योंकि इसमें दोनों चरम सीमाएं दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए लेसेडिमोनियन संविधान को अक्सर लोकतंत्र के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं। सबसे पहले युवाओं को लोकतांत्रिक शिक्षा मिलती है, क्योंकि गरीबों के बेटों का पालन पोषण अमीरों के बेटों के साथ होता है। ओके, लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं जिन्हें इस तरह से शिक्षित किया जाता है कि गरीबों के बेटों के लिए उनके समान शिक्षित होना संभव हो सके। जीवन के अगले दौर में भी ऐसी ही समानता बनी रहती है, और जब नागरिक वयस्क हो जाते हैं तो भी वही नियम देखा जाता है। अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं होता। इसी तरह उन सभी को अपनी सार्वजनिक मेजों पर एक जैसा भोजन मिलता है, और अमीर केवल ऐसे कपड़े पहनते हैं जिन्हें कोई गरीब आदमी खरीद सकता है, क्योंकि वे सेनेटरों को चुनते हैं और एफोराल्टी में हिस्सा लेते हैं और वे एफोराल्टी में हिस्सा लेते हैं। दूसरे लोग स्पार्टन संविधान को एक ओलिगार्की कहते हैं, क्योंकि इसमें कई ओलिगार्की एलिमेंट हैं। सभी ऑफिस इलेक्शन से भर जाते हैं और कोई भी लौट से नहीं। यह इन ओलिगार्की खासियतों में से एक है। मौत या देश निकाला देने का अधिकार कुछ लोगों के पास होना जरूरी बात है, और भी कई खासियतें हैं। एक अच्छे राज में दोनों एलिमेंट होने चाहिए, और फिर भी कोई नहीं। साथ ही सरकार को खुद पर भरोसा करना चाहिए, न कि विदेशी मदद पर, न ही ज़्यादातर विदेशी देशों की अच्छी नीयत पर। जब सरकार का गलत तरीका हो तो वे उतना ही अच्छा हो सकते हैं, बल्कि राज्य के सभी वर्गों कि संविधान को बनाए रखने की आम इच्छा पर। एक संवैधानिक सरकार और तथाकथित अमीर वर्ग को जिस तरह से बनाया जाना चाहिए उसके बारे में बहुत हो गया। तानाशाही के नेचर के बारे में मुझे अभी भी बात करनी है, ताकि हमारी जांच में इसकी जगह बन सके, क्योंकि तानाशाही को हम सरकार का एक ही रूप मानते हैं। हालांकि इसके बारे में कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने इस किताब के पिछले हिस्से में पहले ही रोल्टी या राजशाही शब्द के सबसे आम मतलब के हिसाब से चर्चा की है, और इस पर विचार किया है कि यह राज्यों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, और किसी तरह की रॉयल्टी बनाई जानी चाहिए, और यह कहाँ से और कैसे पैदा होते हैं। जब हम राजशाही की बात करते हैं तो हम तानाशाही के 2 रूपों के बारे में बात करते हैं।
जो दोनों कानूनों के अनुसार होते हैं, इसलिए आसानी से राजशाही में बदल जाते हैं। बर्बर लोगों में चुने हुए राजा होते हैं जो तानाशाही की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। पुराने हेलास में भी तानाशाह शासक चुने जाते हैं जिन्हें एसिमनेट्स या तानाशाह कहा जाता था। इन राजशाही की एक दूसरों से तुलना करने पर कुछ अंतर दिखते हैं, और जैसा मैंने पहले कहा था, वे शाही हैं जहाँ तक राजा का कानून के हिसाब से और अपनी मर्जी से चलने वाली प्रजा पर राज करता है, लेकिन वे तानाशाही हैं क्योंकि वह तानाशाह है और अपनी मर्जी से राज करता है। एक तीसरी और तानाशाही भी होती है जो सबसे आम तरह की होती है और एकदम राजशाही का उल्टा रूप है। यह तानाशाही बस एक व्यक्ति की मनमानी ताकत है जो किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है और सभी पर, चाहे वे बराबर हों या बेहतर, अपने फायदे के लिए, अपनी प्रजा के लिए नहीं, और इसलिए उनकी मर्जी के खिलाफ राज करती है। कोई भी आदमी, आज़ाद आदमी, अगर वह इससे बच सकता है तो ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगा। जुल्म के कई तरह के प्रकार हैं और उनके कारण जो मैंने बताए हैं। अब हमें यह पूछना है कि ज़्यादातर राज्यों के लिए सबसे अच्छा संविधान और ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे अच्छी ज़िंदगी क्या है। न तो ऐसा अच्छा जीवन जो आम लोगों से ऊपर हो, और न ही ऐसी शिक्षा जो प्रकृति और हालात से बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हो, और न ही ऐसा आदर्श आदर्श राज्य जो सिर्फ एक ख्वाहिश हो, बल्कि उस जिंदगी को ध्यान में रखते हुए जिसमें ज़्यादातर लोग हिस्सा ले सकें, और उस तरह की सरकार को ध्यान में रखते हुए जिसे आमतौर पर राज्य पा सकते हैं। जहाँ तक उन अमीरों की सरकारों की बात है, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, वे या तो ज़्यादातर राज्यों की संभावनाओं से बाहर है या वे तथाकथित संवैधानिक सरकार के करीब हैं, और इसलिए उन पर अलग से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और असल में इन सभी तरह की सरकारों के बारे में हम जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वह उन्हीं आधारों पर आधारित है, क्योंकि अगर एथिक्स में सच में कहा गया है कि खुशहाल ज़िंदगी बिना किसी रुकावट के अच्छाई के हिसाब से ज़िंदगी है और अच्छाई एक औसत है, तो वह ज़िंदगी जो औसत में है और हर किसी के लिए हासिल करने के लायक औसत में है, वह सबसे अच्छी होनी चाहिए। और अच्छाई और बुराई के वही सिद्धांत शहरों और संविधानों की खासियत है, क्योंकि संविधान एक तरह से शहर की ज़िंदगी है। अब सभी राज्यों में तीन चीज़ें होती हैं: एक वर्ग बहुत अमीर होता है, दूसरा बहुत गरीब और तीसरा गरीब। यह माना जाता है कि संयम और गरीब लोग सबसे अच्छे होते हैं, और इसलिए किस्मत के तोहफों को संयम से पाना साफ तौर पर सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ज़िंदगी की उस हालात में लोग तर्क सुनने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार रहते हैं, लेकिन जो सुंदरता, ताकत, जन्म या दौलत में बहुत आगे होते हैं, या जो दूसरी तरफ बहुत गरीब या बहुत कमज़ोर होता है या बहुत बदनाम होता है, उसके लिए तर्क मानना मुश्किल होता है। उसके लिए तर्क मानना मुश्किल होता है। उसके लिए तर्क मानना मुश्किल होता है। इन दोनों में से एक तरह के लोग हिंसक और बड़े अपराधी बन जाते हैं और दूसरे बदमाश और छोटे बदमाश बन जाते हैं, और दो तरह के अपराध उनसे मिलते जुलते हैं, एक हिंसा से हुआ, दूसरा बदमाशी से। छोटे बदमाश लोग सैन्य या नागरिक पद पर रहने के लिए अनिच्छुक होते हैं, और इन दोनों कर्तव्यों के प्रति उनकी घृणा राज्य के लिए उतनी ही बड़ी क्षति है जितनी कि उनका अपराध करने की प्रवृत्ति। फिर जिनके पास भाग्य, शक्ति, धन, मित्र और इस तरह की बहुत अधिक संपत्ति होती है, वे न तो अधिकार के आगे झुकने के लिए तैयार होते हैं और न ही सक्षम होते हैं। बुराई घर से शुरू होती है, क्योंकि जब वे लड़के होते हैं तो जिस विलासिता में उनका पालन पोषण होता है, उसके कारण वे स्कूल में भी आज्ञाकारिता की आदत नहीं सीखते। दूसरी ओर अत्यधिक गरीब जो विपरीत छोर पर हैं बहुत पतित हैं, इसलिए एक वर्ग आज्ञा का पालन नहीं कर सकता और केवल निरंकुश शासन कर सकता है। दूसरा आदेश नहीं जानता और उसे गुलामों की तरह शासित किया जाना चाहिए। इस तरह एक शहर उत्पन्न होता है, स्वतंत्र लोगों का नहीं बल्कि मालिकों और गुलामों का। एक घृणा करता है, दूसरा ईर्ष्या करता है। जब लोग एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं तो वे एक ही रास्ता भी नहीं अपनाना चाहते, लेकिन एक शहर में जहाँ तक हो सके बराबर और एक ही जैसे लोग होने चाहिए, और ये आमतौर पर मिडिल क्लास होते हैं। इसलिए जो शहर मिडिल क्लास के लोगों से बना होता है वह जरूर सबसे अच्छा चलता है। वे, जैसा कि हम कहते हैं, एक राज्य के नेचुरल हिस्से हैं, और यह नागरिकों का एक ऐसा वर्ग है जो
किसी राज्य में सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है क्योंकि वे गरीबों की तरह अपने पड़ोसियों के समान का लालच नहीं करते, न ही दूसरे उनके समान का लालच करते हैं जैसे गरीब अमीरों के समान का लालच करते हैं, क्योंकि वे न तो दूसरों के खिलाफ साजिश करते हैं और न ही उनके खिलाफ साजिश की जाती है, इसलिए वे ज़िंदगी सुरक्षित रूप से गुजारते हैं। तो फोसिलाइडस ने समझदारी से प्रार्थना की, बहुत सी चीज़ें बीच में सबसे अच्छी होती हैं, मैं अपने शहर में बीच की हालत में रहना चाहता हूँ। इस तरह यह साफ है कि सबसे अच्छी पॉलिटिकल कम्युनिटी मिडिल क्लास के लोगों की बनती है और उन लोगों में अच्छी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होने की संभावना है जिनमें मिडिल क्लास बड़ा है और हो सके तो दोनों क्लास से या कम से कम दोनों में से किसी से भी बड़ा, क्योंकि मिडिल क्लास के पास जुड़ने से पलट जाता है और दोनों में से किसी भी एक्सट्रीम को हावी होने से रोकता है। जो तो उस राज्य की किस्मत बहुत अच्छी होती है जहाँ लोगों के पास ठीक ठाक और काफ़ी प्रॉपर्टी हो, क्योंकि जहाँ कुछ के पास बहुत ज़्यादा और दूसरों के पास कुछ नहीं, वहाँ एक एक्सट्रीम डेमोक्रेसी या पूरी तरह से ओलिगार्की पैदा हो सकती है, या किसी भी एक्सट्रीम से तानाशाही पैदा हो सकती है, या तो सबसे ज़्यादा फैली हुई डेमोक्रेसी से या ओलिगार्की से, लेकिन इसके मिडिल क्लास और लगभग बराबर हालात से पैदा होने की संभावना नहीं है। मैं इसका कारण बाद में समझाऊंगा। अब मैं राज्यों की क्रांतियों के बारे में बात करूंगा। राज्यों के औसत हालात साफ तौर पर सबसे अच्छी है क्योंकि कोई भी दूसरा गुटबाजी से मुक्त नहीं है। जहां मिडिल क्लास बड़ा है, गुटबाजी और मतभेद होने की संभावना सबसे कम होती है। इसी वजह से बड़े राज्यों में छोटे राज्यों के मुकाबले गुटबाजी कम होती है क्योंकि उनमें मिडिल क्लास बड़ा होता है, क्योंकि जबकि छोटे राज्यों में सभी नागरिकों को दो वर्गों में बांटना आसान होता है, या तो गरीब या अमीर और बीच में कुछ भी नहीं। और डेमोक्रेसी और ओलिगार्की के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित और स्थायी होता है क्योंकि उसमें एक मिडिल क्लास होता है जो ज़्यादा संख्या में होता है और सरकार में उसका हिस्सा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब कोई मिडिल क्लास नहीं होता और गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो मुश्किलें आती हैं और राज्य जल्द ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए मिडिल क्लास के बेहतर होने का एक सबूत यह है कि सबसे अच्छे लेजिस्लेटर मिडिल क्लास के होते हैं। उदाहरण के लिए सोलन, जैसे कि उनकी अपनी कविताएं गवाही देती हैं, और लाइकरगस क्योंकि वह राजा नहीं थे, और चारोंडास और लगभग सभी लेजिस्लेटर। इन बातों में यह समझने में मदद मिलेगी कि ज़्यादातर सरकारें या तो डेमोक्रेटिक होती हैं या ओलिगार्किकल। इसका कारण यह है कि उनमें मिडिल क्लास बहुत कम होता है और जो भी पार्टी चाहे अमीर हो या आम लोग मतलब से आगे निकलकर हावी हो जाती है, वह सरकार को अपनी ओर खींच लेती है और वह इस तरह या तो ओलिगार्की या डेमोक्रेसी पैदा होती है। और एक और कारण है, गरीब और अमीर एक दूसरे से झगड़ते हैं और जो भी पक्ष बेहतर होता है वह एक न्यायपूर्ण या लोकप्रिय सरकार बनाने के बजाय राजनीतिक वर्चस्व की जीत का इनाम मानता है, और एक पार्टी डेमोक्रेसी और दूसरी ओलिगार्की बनाती है। हेलास में वर्चस्व रखने वाली दोनों पार्टियों ने सिर्फ अपनी सरकार के फायदे को देखा, और राज्य में एक ने डेमोक्रेसी और दूसरे ने ओलिगार्की बनाई। उन्होंने अपने फायदे के बारे में सोचा, जनता के बारे में बिल्कुल नहीं। इन वजहों से सरकार का बीच का तरीका शायद किसी कभी रहा हो, और वो भी बहुत कम लोगों के बीच। हिलास में राज्य करने वाले सभी लोगों में से सिर्फ एक आदमी को राज्यों को यह बीच का संविधान देने के लिए उकसाया गया था, लेकिन अब राज्यों के नागरिकों की यह आदत बन गई है कि वे बराबरी की भी परवाह नहीं करते। सभी लोग राज करना चाहते हैं या अगर जीत गए तो हार मानने को तैयार हैं। तो फिर सरकार का सबसे अच्छा तरीका क्या है और उसे सबसे अच्छा क्या बनाता है, यह साफ है। और दूसरे राज्यों के बारे में, क्योंकि हम कहते हैं कि कई तरह के डेमोक्रेसी और कई तरह के ओलिगार्की होते हैं, यह तो देखना मुश्किल नहीं है कि सबसे अच्छा कौन है और दूसरा कौन है, या बेहतरीन होने के मामले में कोई और जगह कौन सी है। अब हमने यह तय कर लिया है कि सबसे अच्छा कौन है, क्योंकि जो सबसे अच्छे से सबसे करीब है वह जरूरी तौर पर बेहतर होगा और जो सबसे दूर है वह और भी बुरा होगा। अगर हम पूरी तरह से जज कर रहे हैं और दी गई कंडीशन के हिसाब से नहीं, मैं दी गई कंडीशन के हिसाब से कहता हूँ, क्योंकि कोई खास है सरकार कुछ लोगों के लिए बेहतर हो सकती है लेकिन दूसरा तरीका दूसरों के लिए बेहतर हो सकता है। अब हमें यह सोचना है कि कौन सी
और किस तरह की सरकार किस तरह के लोगों के लिए सही है, मैं यह मानकर शुरू कर सकता हूँ जो सभी सरकारों के लिए एक आम सिद्धांत है कि राज्य का वह हिस्सा जो स्थायी होना चाहता है वह उस हिस्से से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए जो इसका उल्टा चाहता है। अब हर शहर क्वालिटी और क्वांटिटी से बनता है। क्वालिटी से मेरा मतलब है आज़ादी, पैसा, शिक्षा, अच्छा जन्म, और क्वांटिटी से संख्या में बेहतरी। क्वालिटी राज्य बनाने वाले एक वर्ग में हो सकती है और क्वांटिटी दूसरे में। उदाहरण के लिए गरीब लोग अमीर लोगों से ज़्यादा संख्या में हो सकते हैं, या गरीब लोग अमीर लोगों से फिर भी क्वांटिटी में उतने ज़्यादा नहीं हो सकते जितने क्वालिटी में कम हो। और इसलिए क्वांटिटी और क्वालिटी की तुलना होनी चाहिए। जहाँ गरीबों की संख्या अमीर लोगों की दौलत के अनुपात से ज़्यादा होगी, वहाँ स्वाभाविक रूप से एक डेमोक्रेसी होगी जिसका जिसका रूप हर मामले में इसे बनाने वाले लोगों के प्रकार के साथ अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए, अगर पति संख्या में ज़्यादा है तो डेमोक्रेसी का पहला रूप पैदा होगा। अगर कारीगर और मजदूर वर्ग तो आखिरी, और इसी तरह से रूप भी। लेकिन जहाँ अमीर और जाने माने लोग क्वालिटी में ज़्यादा होते हैं, मात्रा में कम होते हैं, वहाँ ओलिगार्की पैदा होती है, और इसी तरह ओलिगार्क्स की बेहतरी के हिसाब से अलग अलग रूप लेती है। लेजिस्लेटर को हमेशा अपनी सरकार में मिडिल क्लास को शामिल करना चाहिए। अगर वह अपने कानूनों को ओलिगार्की बनाता है तो उसे मिडिल क्लास को दिखाना चाहिए। अगर वह उन्हें डेमोक्रेटिक बनाना चाहता तो वह इस क्लास से को भी राज्य से जोड़ना चाहिए। राज्य तब भी स्टेबल रह सकते हैं जब कानूनों में मिडिल क्लास को एक या दोनों और अहमियत दी जाए, और उस स्थिति में यह डर नहीं होगा कि अमीर लोग शासकों के खिलाफ गरीबों के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई भी कभी एक दूसरे की सेवा करने को तैयार नहीं होगा। अगर वे दोनों के लिए ज़्यादा सही सरकार ढूंढते हैं तो इनसे तो इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अमीर और गरीब कभी भी बारी बारी से शासन करने के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। ऑर्बिटर पर हमेशा भरोसा किया जाता है, और जो बीच में है वह ऑर्बिटर है। राजनीतिक तत्वों का मिश्रण जितना सही होगा राज्य उतना ही टिकाऊ होगा। जो लोग अमीरों की सरकारें बनाना चाहते हैं उनमें से भी कई लोग गलती करते हैं। न केवल अमीरों को बहुत ज़्यादा पावर देने हैं, बल्कि लोगों पर ज़्यादा कब्जा करने की कोशिश में भी। एक समय ऐसा आता है जब झूठी अच्छाई से सच्ची बुराई पैदा होती है, क्योंकि अमीरों का दखल लोगों के दखल से ज़्यादा राज्य के लिए नुकसानदायक होता है। जिन तरीकों से कुलीन तंत्र लोगों को धोखा देते हैं वे 5 हैं: विधानसभा, मजिस्ट्रेट, अदालतें, हथियारों का इस्तेमाल और बयान। असेंबली के लिए खुली होती हैं, लेकिन या तो सिर्फ अमीर लोगों पर गैर हाजिरी के लिए जुर्माना लगाया जाता है, या उन लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है। 2, मजिस्ट्रेटों के पदों के लिए जो लोग प्रॉपर्टी के अधिकार पर काबिल हैं वे शपथ लेकर पद छोड़ने से मना नहीं करते, लेकिन गरीब ऐसा कर सकते हैं। 3, कोर्ट में अमीरों पर और सिर्फ अमीरों पर अगर वे सेवा नहीं करते जुर्माना लगाया जाता है। गरीबों को बिना किसी सजा के छोड़ दिया जाता है, या जैसा कि 449 के कानूनों में है, अमीरों पर ज़्यादा जुर्माना लगाया जाता है और गरीबों पर कम। कुछ राज्यों में सभी नागरिकों को जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया है असेंबली में आने और मामलों की सुनवाई करने की इजाज़त है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन के बाद वे असेंबली या कोर्ट में नहीं आते तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। इसका मकसद यह है कि जुर्माने का डर से वे अपना रजिस्ट्रेशन न करवाएं और फिर वे कोर्ट का असेंबली में नहीं बैठ पाएंगे। 4, हथियार रखने, और 5, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज के बारे में इस तरह से कानून बनाते हैं क्योंकि गरीबों के पास हथियार होना जरूरी नहीं, लेकिन अमीरों के पास हथियार न होने पर उन पर जुर्माना लगाया जाता है, और इसी तरह गरीबों पर जिम न आने पर जुर्माना लगता, और इसलिए डरने की कोई बात नहीं होने पर वे जाते हैं, जबकि अमीरों पर जुर्माना लगाया जाता है और वे जाने का ध्यान रखते हैं। ये ओलिगार्किकल लेजिस्लेटर के डिवाइस हैं, और डेमोक्रेसी में उनके काउंटर डिवाइस होते हैं। वे गरीबों को असेंबली और कोर्ट में जाने के लिए पैसे देते हैं और अमीरों को न आने पर कोई सजा नहीं देते। यह साफ है कि जो दोनों सिद्धांतों को ठीक से मिलाना चाहेगा उसे दोनों के
तरीकों को मिला देना चाहिए और यह इंतज़ाम करना चाहिए कि गरीबों को आने के लिए पैसा दिए जाए और अमीरों पर जुर्माना लगाया जाए अगर वे नहीं आते, क्योंकि तब सभी हिस्सा लेंगे। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो पावर सिर्फ एक पार्टी के हाथ में होगी। सरकार सिर्फ उन लोगों तक सीमित होनी चाहिए जिनके पास हथियार हैं। प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन के बारे में कोई पक्का नियम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हमें यह देखना होगा कि सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है जो यह पक्का करने के लिए काफ़ी हो कि नागरिकों के अधिकार रखने वालों की संख्या बाहर रखे गए लोगों की संख्या से अधिक हो, भले ही ऑफिस में उनका हिस्सा न हो। गरीब बस इस शर्त पर कि उन पर गुस्सा न किया जाए या उनकी प्रॉपर्टी छीनी न जाए, काफ़ी शांत रहेंगे। लेकिन गरीबों के साथ नरमी बरतना आसान बात नहीं है, क्योंकि रूलिंग क्लास हमेशा इंसानियत वाली नहीं होती और युद्ध के समय गरीब जब तब तक हिचकिचाते हैं जब तक उन्हें खाना नहीं मिले, और जब उन्हें खाना मिलता है वे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ राज्यों में सरकार न केवल उन लोगों के हाथ में होती है जो असल में सेवा कर रहे हैं, बल्कि उन सभी लोगों के हाथ में होती है जो सेवा कर चुके हैं। उदाहरण के लिए माली के लोगों में गवर्निंग बॉडी वाले लोगों में से बनी है, जबकि मजिस्ट्रेट उन लोगों से चुने जाते हैं जो असल में सेवा में थे। और हेलेंस के बीच जो सबसे पहली सरकार थी, राजसी सत्ता के खत्म होने के बाद वह योद्धा वर्ग से बनी थी और मूल रूप से नाइट्स से ली गई थी, क्योंकि उस समय युद्ध में तत्काल और श्रेष्ठता घुड़सवार सेना पर निर्भर करती थी। असल में अनुशासन के बिना पैदल सेना बेकार और पुराने समय में कोई मिलिट्री जान या टैक्टिक्स नहीं थी, और इसलिए सेनाओं की ताकत उनकी घुड़सवार सेना में थी। लेकिन जब शहर बड़े और भारी हथियारों और ताकत बढ़ी तो सरकारों में और लोगों का हिस्सा बढ़ा, और यही वजह है कि उन राज्यों को हम संवैधानिक सरकारें कहते हैं। उन्हें अब लोकतंत्र कहा जाता है। पुराने संविधान जैसा कि उम्मीद की जा चुकी है, लोग कुलीन तंत्र वाले थे। शाही उनकी आबादी कम होने की वजह से उनके पास कोई मिडिल क्लास नहीं था। लोग संख्या और संगठन में कमज़ोर थे और इसलिए वे राज्य में बहुत खुश थे। मैंने बताया कि सरकार के अलग अलग रूप क्यों होते हैं और आमतौर पर जितना माना जाता है उससे ज़्यादा क्यों होते हैं। डेमोक्रेसी के दूसरे संविधानों की तरह एक से ज़्यादा रूप होते हैं। साथ ही उनके बीच क्या अंतर होता है और वे कहाँ से आते हैं। इस और आमतौर पर सरकार का सबसे अच्छा रूप क्या है और सरकार के अलग अलग रूप किसके लिए सबसे सही हैं, अब यह समझाया गया है। इस तरह बातचीत का सही आधार मिलने के बाद हम आगे आने वाले पॉइंट्स पर क्रम से बात करेंगे। हम इस विषय पर न सिर्फ आम तौर पर बल्कि खास राज्यों के संदर्भ में भी विचार करेंगे। सभी राज्यों में 3 एलिमेंट होते हैं और अच्छे कानून बनाने वालों को यह देखना होता है कि हर राज्य के लिए क्या सही है। जब वे अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं तो राज्य अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है, और क्योंकि वे एक दूसरे से अलग होते हैं इसलिए संविधान भी अलग होते हैं। वे एलिमेंट क्या हैं? पहला, एक जो पब्लिक मामलों के बारे में विचार विमर्श करता है। दूसरा, जो मजिस्ट्रेट से संबंधित है और यह तय करता है कि उन्हें क्या होना चाहिए और किस सज़ा पर इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें चुनने का तरीका क्या होना चाहिए। और तीसरा, जिसके पास न्यायिक शक्ति है। विचार विमर्श करने वाले के पास युद्ध और शांति के मामले में गठबंधन और तोड़ने का अधिकार होता है, और यह कानून पास करता है, मौत की सजा देता है, देश निकाल देता है, जब्त करता है, मजिस्ट्रेट के अकाउंट का ऑडिट करता है। ये सभी अधिकार या तो सभी नागरिकों को या उनमें से कुछ को दिए जाने वाले, जैसे एक या ज़्यादा मजिस्ट्रेट को, या अलग अलग मामले अलग अलग मजिस्ट्रेट को, या उनमें से कुछ सभी को और कुछ सिर्फ कुछ को। सभी चीज़ों का फैसला सभी को करना चाहिए। यह डेमोक्रेसी की खासियत है। लोग इसी तरह की बराबरी चाहते हैं, लेकिन सरकार में कभी सभी के हिस्सा लेने के कई तरीके हैं। वे विचार विमर्श कर सकते हैं, सभी एक साथ नहीं बल्कि बारी बारी से, जैसा कि टेलेकल्सी द माइक्लेशियन के संविधान में था। दूसरे दूसरे राज्य भी हैं जहां मजिस्ट्रेट के बोर्ड मिलते हैं और विचार विमर्श करते हैं, लेकिन बारी बारी से पद पर आते हैं और कबीलों और राज्य के सबसे छोटे हिस्सों में से चुने जाते हैं, जब तक कि हर कोई अपनी बारी में पद हासिल नहीं कर लेता। दूसरी तरफ नागरिक सिर्फ कानून बनाने, संविधान के बारे में सलाह करने और मजिस्ट्रेट के आदेश सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। और इस तरह की डेमोक्रेसी में नागरिक एक असेंबली बनाते हैं, लेकिन वे सिर्फ मजिस्ट्रेट चुनने
कानून पास करने, युद्ध और शांति के बारे में सलाह देने और जांच करने के लिए मिलते हैं। और दूसरे मामले अलग अलग स्पेशल मजिस्ट्रेटों को भेजे जाते हैं, जिन्हें सभी नागरिकों में से वोट या लॉटरी से चुना जाता है, या फिर नागरिक ऑफिस के चुनाव और जांच के बारे में मिलते हैं और युद्ध का गठबंधन के बारे में सोचते हैं। जबकि दूसरे मामले मजिस्ट्रेट देखते हैं, जिन्हें जहां तक हो सके वोट से चुना जाता है। मैं उन मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ जिनमें खास जानकारी की जरूरत होती है। डेमोक्रेसी का चौथा रूप वह है जब सभी नागरिक हर चीज़ पर सोचने समझने के लिए मिलते हैं और मजिस्ट्रेट कुछ भी तय नहीं करते, बस शुरुआती पूछताछ करते हैं। और यही बस वह तरीका जिसे डेमोक्रेसी का आखिरी सबसे बुरा, जिसे हम कहते हैं करीबी पारिवारिक कुलीन तंत्र और तानाशाही जैसा है, अभी भी चलाया जाता है। ये सब तरीका डेमोक्रेटिक है। दूसरी तरफ यह है कि कुछ लोग हर चीज़ पर सोच विचार करें, या ओलिगार्की है। यह भी एक ऐसा तरीका है जिसका डेमोक्रेटिक कई रूप होते हैं। जब सोच विचार करने वाला वर्ग, जो मॉडरेट क्वालिफिकेशन वाले लोगों में से चुना जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वे कानून का सम्मान करते हैं और उसे बिना बदले मानते हैं। और जिस किसी के पास क्वालिफिकेशन होती है वह सरकार में हिस्सा लेते हैं, जो तो सिर्फ इसे मॉडरेशन की वजह से ओलिगार्की पॉलिटी की तरफ झुक जाता है। लेकिन जब सिर्फ चुने हुए लोग ही राज्य की सोच विचार में हिस्से लेते हैं, न कि पूरी जनता, तो भले ही पहले वाले मामले की तरह वे कानून का पालन करते हैं, कानून पूरी तरह से ओलिगार्की पर होता है, या फिर जब सोच विचार करने की पावर वाले लोग खुद चुने जाते हैं और बेटा पिता का उत्तराधिकारी बनता है और वे सबसे ऊपर होते हैं, न कि कानून, तो सरकार जरूरी तौर पर ओलिगार्की होती है। फिर जहाँ खास मामलों में खास लोगों के पास अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, जब सभी शांति और युद्ध के बारे में फैसला करते हैं और जांच के लिए मजिस्ट्रेट बाकी सब रेगुलेट करते हैं, वे वोट या लॉटरी से चुने जाते हैं। वहाँ सरकार का एक रूप अभिजात वर्ग या राजनीति है। यदि कुछ प्रश्न वोट द्वारा चुने गए मजिस्ट्रेटों द्वारा तय किए जाते हैं और अन्य मजिस्ट्रेटों द्वारा लॉटरी द्वारा चुने जाते हैं, या तो पूरी तरह से चयनित उम्मीदवारों में से या लॉटरी द्वारा चुने जाते हैं, वे प्रार्थनाएं आंशिक रूप से एक अभिजात वर्ग की सरकार की विशेषता है और आंशिक रूप से एक संवैधानिक सरकार की। ये विचार विमर्श करने वाली संस्था के अलग अलग रूप हैं। ये सरकार के अलग अलग रूपों में मेल खाते हैं और हर राज्य की सरकार तय किए गए किसी न किसी सिद्धांत के हिसाब से चलती है। अब डेमोक्रेसी के हित में सबसे आम सोच के अनुसार मैं डेमोक्रेसी के उस कट्टर रूप की बात कर रहा हूँ जिसमें लोग कानूनों से ऊपर होते हैं। बेहतर विचार विमर्श के लिए कानूनों की आला अदालत का सम्मान करने वाले कुलीन तंत्रों के रिवाज को अपनाना है, क्योंकि कुलीन तंत्रों में अमीर लोग जिन्हें जज बनने की जरूरत होती है उन्हें जुर्माना लगाकर हाजिर होने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि डेमोक्रेसी में गरीबों को हाजिर होने के लिए पैसे दिए जाते हैं। और कुलीन तंत्रों में इस रिवाज को, डेमोक्रेसी को अपनी पब्लिक असेंबली में अपनाना चाहिए, क्योंकि वे बेहतर सलाह देंगे अगर वे सब मिलकर विचार विमर्श करें। लोग बड़े लोगों के साथ और बड़े लोगों के साथ लोगों के साथ यह भी एक अच्छी योजना। जो लोग विचार विमर्श करते हैं उन्हें अलग अलग वर्गों में से बराबर संख्या में वोट या लॉटरी से चुना जाना चाहिए। और अगर लोगों की संख्या उन लोगों से बहुत ज़्यादा हो जिन्हें पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिलती है, तो सैलरी सभी को नहीं बल्कि सिर्फ उतने लोगों को दी जानी चाहिए जितना जाने माने लोगों की सलाह के बराबर हो, और ज़्यादा लोगों की लॉटरी से हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन ओलिगार्की में या तो कुछ लोगों को आम लोगों में से चुना जाना चाहिए, या कुछ राज्यों में मौजूदा अधिकारियों का एक ग्रुप नियुक्त किया जाना चाहिए जिन्हें प्रोबेबली और कानून का रखवाला कहा जाता है। और नागरिकों को सिर्फ उन्हीं मामलों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर वे पहले से बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि इस तरह लोगों को राज्य की बातचीत में हिस्सा मिलेगा, क्योंकि लेकिन वे संविधान के सिद्धांतों को नहीं बदल पाएंगे। फिर से ओलिगार्की में या तो लोगों को सरकार के कदमों के बारे में मानना चाहिए, या उनके खिलाफ कुछ भी पास नहीं करना चाहिए, या सभी
या सभी अलग सलाह लेने की इजाज़त है, तो फैसला मजिस्ट्रेट के हाथ में होना चाहिए। संवैधानिक सरकारों में जो होता है ओलिगार्की में उसका उल्टा नियम होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का वीटो आखिरी तरीका होना चाहिए, क्योंकि मंजूरी आखिरी नहीं लेकिन प्रस्ताव को मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज देना चाहिए। जबकि संवैधानिक सरकारों में वे उल्टा रास्ता अपनाते हैं। कुछ लोगों के पास मना करने की ताकत होती है और हाँ कहने की नहीं। हर चीज़ को मानने का अधिकार ज़्यादातर लोगों के पास होता है। तो ये हमारे नतीजे हैं जो सोच विचार यानी राज्य से बड़े तत्व के बारे में हैं।